गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड। पर इससे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी जो है वो दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है बायोस एंड सेकंड टर्म जो है वो है लोगोस। बायोस मींस होता है लाइफ एंड लोगोस मींस होता है स्टडी। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड है। बायोस मींस होता है लाइफ और लोगोस मींस होता है स्टडी। तो बायोलॉजी की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? वो होता है कि हम किसको स्टडी करने वाले हैं? लाइफ को स्टडी करने वाले हैं। तो साइंस की दो ब्रांच जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी कहलाती है। और बायोलॉजी में बायोस और लोगोस ये दोनों ग्रीक वर्ड है। अब एंशिएंट टाइम में ये ग्रीक वर्ड थे कि बाद में लैटिन होने के बाद में कैरलस लिनियस ने जो है उसको बायोलॉजी कहा था। उसके बाद में फिर ये लैटिन हो गया है। और बायोलॉजी की जो बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी टर्म दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था। बायोलॉजी टर्म दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था। उसमें जो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टर्म बायोलॉजी दिया था उनका नाम है कैरोलस लिनियस। टर्म बायोलॉजी जो था वो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया था। अब उसके बाद में काफी सारे साइंटिस्ट और आए हैं जिन्होंने कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बताया। अब इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी इसके बाद हम बात करते हैं अपने पहले चैप्टर की। तो जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजी की दो ब्रांच है, एक है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस को कहते हैं। तो इस चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो द लिविंग वर्ल्ड में इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम है अर्नेस्ट मायर। सबसे पहले अर्नेस्ट मायर के बारे में जान लेते हैं। अर्नेस्ट मायर एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जिनको कि 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहते हैं। क्योंकि ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जैव विकास के सिद्धांतों को समझाया था, जैव विकास के सिद्धांतों को दिया था। तो इस वजह से इनको 20th सेंचुरी का डार्विन भी बोलते हैं। और इनको बायोलॉजी के फील्ड में बहुत ही बेहतरीन पुरस्कार मिल चुके हैं जिनका नाम है माल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। और जो तीसरा प्राइज है वो है कार्पोर्ड प्राइज। ये तीनों प्राइज मिलने के वजह से इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। क्योंकि द लिविंग वर्ल्ड ये सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के थ्रू ही यहाँ पर आए हैं। तो इस चैप्टर में जो है अर्नेस्ट मायर का बहुत ही बड़ा रोल है। अब इसके बाद में हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है व्हाट इज लिविंग? क्या चीजें हैं जो लिविंग है? अगर किसी को लिविंग थिंग्स को डिफाइन करना हो, किसी को लाइफ को डिफाइन करना हो तो क्या वो लाइफ को डिफाइन कर सकता है? लाइफ को डिफाइन करना बहुत ही कठिन कार्य है। ये इम्पॉसिबल है कि हम लाइफ को डिफाइन कर सकें। पर हम क्या कह सकते हैं? पर हम कह सकते हैं कि जो लाइफ है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल है। कई सारे मॉलिक्यूल बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूप में ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनाइज होने के बाद में वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो उन्हीं थिंग्स को हम लिविंग बोल सकते हैं। उनके अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और अगर हम आसान शब्दों में कहें तो लिविंग जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ग्रोथ कर सकते हैं, वो एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, और उसके प्रति सूटेबल रिस्पांस माउंट कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? रिस्पांस दे सकते हैं। तो ऐसे जितनी भी थिंग्स जो कि रिप्रोड्यूस कर सकती हूं, ग्रोथ कर सकती हूं, एनवायरनमेंट को सेंस कर सकती हूं और उसके रिस्पांस दे सकती हूं, उन सारी थिंग्स को हम क्या कंसीडर करते हैं? उन सारी थिंग्स को हम लिविंग कंसीडर करते हैं।
तो आप लोगों को आंसर मिला होगा कि लिविंग क्या है। लिविंग की जो हमने बात की, ये ऑर्गेनिज्म वर्ड कहां से आया? ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। अभी मैंने पहले ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ऑर्गेनाइजेशन से ही ये शब्द जो है, ये टर्म जो है ऑर्गेनिज्म आया है। यानी कि कई सारे मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज होकर के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। पहले क्या था? कुछ मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल मिलकर के बनते हैं सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल मिलकर क्या बनाते हैं? सेल ऑर्गेनल मिलकर बनाते हैं सेल। कई सारे सेल्स मिलकर के बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद क्या बनता है? और इसके बाद लास्ट हमको मिलता है ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर जो सीरीज लिखी गई है उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूल से ही ऑर्गेनिज्म बने हैं, मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन से ही ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और यही ऑर्गेनिज्म केमिकल एक्टिविटी को अपने आप को शो करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हमको लिविंग को डिफाइन करना हो तो कई सारे क्राइटेरिया हैं लिविंग को डिफाइन करने के लिए। लिविंग को डिफाइन करने के लिए अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं। अगर हम बात करें डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो केवल और केवल लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन देते हैं, मतलब कि उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो केवल और केवल लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन देते हैं। इसीलिए इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो तीन टाइप के कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसमें सबसे जो फर्स्ट है वो है मेटाबॉलिज्म। सेकंड वन क्या है? सेलुलर। ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट हो गया मेटाबॉलिज्म, सेकंड हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड हो गया कॉन्शियसनेस। थर्ड हो गया कॉन्शियसनेस। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम बात करते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में दो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। पहला है, फर्स्ट है ग्रोथ, एंड सेकंड वन इज, फर्स्ट है ग्रोथ एंड सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन। अब हम इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अभी मैंने बात की थी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और उन्हीं मॉलिक्यूल में वही मॉलिक्यूल सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर वेरियस केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, जैसे कि रिस्पिरेशन हो गया। अब इन सारी रिएक्शंस को अगर हम सम अप कर दें तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यों है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म ओनली एंड ओनली लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी नहीं है जिसमें कि मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में दो चीजें हैं। फर्स्ट है एनाबॉलिज्म, और जो सेकंड है, फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म और सेकंड है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन, प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, ये कहलाता है एनाबॉलिज्म। और इसी स्टार्च को जब हम लोग फूड के थ्रू लेते हैं तो वो बॉडी में टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और उस ग्लूकोज की रेस्पिरेशन से हमको एनर्जी मिलती है। ये कौन सी प्रोसेस है? ये प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म। तो बॉडी के अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन लगातार चलती रहती हैं, और इन दोनों को मिला करके बॉडी के अंदर उन सारी केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं।
लेबोरेटरी में कोई भी रिएक्शन अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो लिविंग हो, वो लिविंग भी हो सकती है और वो नॉन लिविंग भी हो सकती है। इन विट्रो मींस होता है कांच के बर्तन में अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन को किसी बर्तन में कराया जाए, किसी पात्र में कराया जाए तो उसको ना हम लिविंग कह सकते हैं, ना ही उसको हम नॉन लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म केवल और केवल लिविंग की प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि काफी सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज होकर के किसी ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो कई सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, फिर उनसे ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम कब्जा करके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि कोई ऑर्गेनिज्म बना है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और ये भी केवल और केवल लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स कभी सेल्स नहीं बना सकती। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि कोई भी लिविंग थिंग अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, अगर कोई भी स्टिमुलस क्रिएट हो रहा है तो वो उसके प्रति रिस्पांस देता है। वो उस रिस्पांस को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और रिस्पांस केवल और केवल लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक अगर हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करें, जैसे कि ग्रोथ, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ, ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टी है। ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टी है। बट अगर हम ग्रोथ को पूरी तरीके से लिविंग पे अप्लाई करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, यानी कि उनका सेल का प्रोटोप्लाज्म वो इंक्रीज होता है, सेल की साइज इंक्रीज होती है, एक ऑर्गन इंक्रीज हो सकता है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में इनर ग्रोथ हो रही है, इनर मास इंक्रीज हो रहा है, तो भी हम उसको ग्रोथ कंसीडर करेंगे। तो ग्रोथ को अगर हम कैरेक्टरिस्टिक लिविंग का मानते हैं तो वो ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, वो ग्रोथ ऑर्गेनिज्म में इनसाइड होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है? ऐसा तो नहीं है। जो लोग रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहते क्या वो जीवित नहीं है? वो लोग भी जीवित हैं। तो रिप्रोडक्शन को हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग थिंग्स जरूरी नहीं वो रिप्रोड्यूस करें। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो है अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना, अपने ही समान सिमिलर ऑफस्प्राइंग प्रोड्यूस करने को ही हम क्या बोलते हैं, रिक्रिएट लाइफ या रिक्रिएट ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जरूरी नहीं है लिविंग होने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी नहीं। थैंक यू।